हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग कैसे हो। एक मैंने आपको आज मैं थोड़ा खुश हूँ आज को जो वीडियो लेके आया हूँ मैं वो वीडियो की थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि हम कल लाइव आ रहे हैं यूट्यूब पे। तो काफ़ी बंदों की डिमांड थी कि लाइव आओ, और मैंने प्लान बनाया कि मैं अकेला लाइव नहीं आऊँगा, उसमें हमारे साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे अपने यूट्यूबर्स गौरव जी। उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, कल आप उनको लाइव देखोगे। और रोस्ट एंड रिएक्ट जिसको आप जानते ही हो, वो हमारे भाई हैं, राज भाई हैं, उनका चैनल है रोस्ट एंड रिएक्ट के नाम पे। हम 3 बंदे होंगे वहाँ पे आपको आपसे बात करने के लिए। तो वो मेरे रहेंगे इवेंट मॉडरेट्स। तो बाकी जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग इसमें हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। जैसे आप किसी के लाइव स्ट्रीम पे जाते हो तो आप सिर्फ वहाँ पे कमेंट कर सकते हो बंदे को जिसका जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीम पे होता है। तो वो यूट्यूबर आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता है। कई बार क्या होता है कि आप डबल कमेंट कर देते हो या कि कई ज़्यादा और कुछ पूछना चाहते हो तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ सकते, तो आपको छोटा सा जवाब मिलता है जहाँ कुछ मिलता है। लेकिन इसमें हमने फॉर्मेट में ये रखा है कि आपको हम गूगल मीट पे लाइव लेंगे। वो लाइव लेके आपको गूगल मीट पे, और उसके बाद हम इस गूगल मीट को स्ट्रीम करेंगे अपना नेशन फर्स्ट के जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उस पर आपका गूगल मीट का आपकी आप गूगल मीट पे होगे तो वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह जो आप लाइव होगे हमारे साथ होंगे। तो वो गूगल मीट वाला जो हमारा फ्रेम होगा वो लाइव हो रहा होगा आपके नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं आपको लिंक जब मैं 8 बजे, ये मैं आपको डेट बता देता हूँ, 8 बजे 3 मार्च को रात को 8 बजे ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको लिंक जो 7:30 पौने 8 के आसपास मैं भेजने शुरू कर दूंगा। नहीं, अगर किसी ने आना, अगर लाइव स्ट्रीम में भी आओगे तो आप कमेंट में जाके, मैं जो यूट्यूब का नेशन फर्स्ट का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिर्फ आपको गूगल मीट का आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और अपना ईमेल आईडी जो भी होगा वो आपको डाल देना है। और वहाँ पे कैमरे की आएगी एक आइकन, एक उसके नीचे आएगा वॉइस का आइकन। तो आपको कैमरे का, अगर आप अपना लाइव दिखाना चाहते हो, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे बात करना चाहते हो तो ऐसे वो कैमरा ऑन कर लेना। अगर नहीं आप करना चाहते तो आप उसको बंद कर दोगे। जो भी आपके ईमेल आईडी पे या आपकी फ़ोटो लगी हुई है या आइकन बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ, वही आपको गूगल मीट पे हमें शो होगा, वही आपका लाइव स्ट्रीमिंग में और लोगों के पास जाएगा। तो जब आप उसको करोगे तो उसके बाद उसने आपको ज्वाइन कर देना, वहाँ से ज्वाइन का बटन होगा गूगल मीट के लिए। जब आप उस वहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी ज्वाइनिंग की, तो यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो आप लाइव गूगल के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग पे आ जाओगे हमारे यूट्यूब की। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप बार बार भी पूछ सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि वो देख लेंगे कि हमारे साथ कितने जुड़ते हैं। अगर कम हुए तो, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, अगर कम हुए तो हम बार बार क्वेश्चन करेंगे आपसे भी, हम आपस में डिस्कस भी करेंगे। तो जो आप अगर किसी अपने यूट्यूबर, अपने बेस्ट राज भाई या अपने रोस्ट एंड डायरेक्टर राज भाई से या गौरव भाई से या नेशन फर्स्ट से एल एल सिंह से या लक्की सिंह से कुछ बात करना चाहते हो तो आपको वहाँ से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपकी कुछ भी डिमांड होगी। लेकिन इसका बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा ये यूक्रेन और रशिया के जो क्राइसिस है इसके ऊपर ही चलने वाला है, ठीक है। तो ये पब्लिक ओपिनियन है, हम जानना चाहते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होगी, या आपको कुछ नया पता है, या हमसे आप कोई पूछना चाहते हैं तो वो आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपने जो साथी हैं या दूसरे दोस्त हैं जो लाइव आना चाहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो ज़रूर अपने दोस्तों को भी बताएं, सबको बताएं। लिंक मिल जाएगा। जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी है, कोई भी जुड़ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सब्सक्राइबर ही जुड़ेंगे। जो भी व्यूअर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप 5-10 मिनट के लिए आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसमें स्ट्रीमिंग में रह सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो 8 बजे आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जो नेशन फर्स्ट का है उसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग के जो लिंक हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो यहीं तक मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता था। तो कोई भाई लोगों की है
तो उन भाई लोगों ने बोला था कि लाइव पे आओ, लाइव पे आओ, तो मेरा भी दिल कर रहा था बहुत, भी मैं लाइव आऊँ। तो मैंने सोचा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपने साथ 2-4 साथियों को लेके निकलूँगा जो इस साथ हमारे हैं, तो हम सबकी एक स्ट्रेंथ बनेगी। तो अब हम करते हैं वीडियो की बात। ये वीडियो है खान सर की, इसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है मेरे को, आ रही थी, क्योंकि ये इशू थोड़ा मैंने भी किया है लास्ट में, जो पहली वीडियो की थी यूक्रेन वाला, वो 98 का जो पोखरान में टेस्ट हुआ था कि यूक्रेन ने साथ दिया था नहीं दिया था, तो उसके बाद क्या मैंने दिया था वो आपने वीडियो देखी है, देख लेना, अगर नहीं है तो वो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो ये खान सर की वीडियो अभी कल ही आई है, तो इसमें भी वही टॉपिक है, देखते हैं इसमें खान सर क्या बताते हैं। जो खान सर ने इस वीडियो का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है टाइटल यूक्रेन रशिया क्राइसिस, यूक्रेन वॉर अपडेट, व्हाट इज़ नाटो। तो उसके बारे में बताएंगे। मैंने ये वीडियो देखी नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखने लगा हूँ, तो आपके साथ ही मिलके देखूंगा वीडियो। तो इस वीडियो का जो खान सर के वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खान सर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। खान सर बहुत बढ़िया समझाते हैं, और खान सर का जो ट्रिक होते हैं ना बीच में बोलने के, वो बंदे को बोर नहीं होने देते और हंसी मजाक करते रहते हैं, जो हमें पसंद आता है। क्योंकि स्टडी में अगर हंसी मजाक होता है जब पढ़ने कुछ सीखने में, तो आप जल्दी सीखते हो, आपके दिमाग में जल्दी चीज़ बैठ जाती है। तो अपने जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते रहो। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, जुड़ते रहो, ठीक है। तो आप अपने जो नेशन फर्स्ट चैनल है इसको भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपने भाई की। आपका भाई आपके साथ पूरा जोर लगा रहा है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, एक सेना इकट्ठी करने के लिए। अभी तो बहुत छोटे हैं, कभी ना कभी होंगे बड़े, तो ठीक है, हमारा भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो एंड में हम बात करेंगे इस वीडियो के रिगार्डिंग कि खान सर ने इसमें क्या समझाया है, क्या बताया है, क्या कैसा है। तो उसके बाद हम एंड में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं बीच में वो लगा भी दूंगा, आपको दिखता रहेगा जो हमारा लाइव सेशन का आना है, उसका आपको थंबनेल मिलता रहेगा बीच में, वीडियो के बीच में। तो वो आप उसमें मैं रिमाइंड हो जाएगा कि आपको उसमें आना है, ठीक है। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद। देखिए, यूएसएसआर जो टूट कर अब रसिया बना है और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है इसको समझते हैं, और आखिर यूएसएसआर पूरी दुनिया का इतना बड़ा देश कैसे बन गया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूएसएसआर, इसी को शॉर्टकट में हम लोग पहले सोवियत संघ कहते थे। इसकी शुरुआत होती है 1917 में रूस की क्रांति में। रूस के राजा जार कहा जाता था रूस के राजा को। उस समय 1917 में जो जार थे यानी राजा थे, उनका नाम था निकोलस द्वितीय। इनके समय भयानक क्रांति हो गई रूस की, जिसे हम वाल्सेविक क्रांति भी कहते थे। और इस क्रांति का जो नायक था वो लेनिन था। लेनिन जर्मनी में एग्जाइल पे था, वापस वो आ गया यहाँ पर, इस क्रांति को बहुत आगे बढ़ावा ले गया। और इस क्रांति के फलस्वरूप रूस जो था एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ। और सोवियत संघ की स्थापना यानी यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हो गई थी। और यह सबसे बड़ा देश बना, और इसमें 15 छोटे छोटे देश मिलकर एक विशाल खंड का निर्माण करते थे, जिसमें यूक्रेन भी 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ था, जो अलग हुआ 1991 में अलग हुआ था। तो अब हम समझते हैं यूएसएसआर इतना बड़ा था। ये अभी इसमें ये सारे देशों को अगर हम शामिल कर लेते थे तो ये एक्स्ट्रा इतनी जमीन जो थी वो यूएसएसआर के पास थी। टूटने के बाद, ये 15 देश टूटने के बाद भी 70% एरिया बच गया रूस के पास। यूएसएसआर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और रूस 15 देशों में टूट गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और रूस। 15 देश टूट गया, 15 हो गया, अब गिनते रहिएगा। तो यहीं से टूटा यूक्रेन। 15 देशों में एक यूक्रेन भी था जो इसमें से अलग हो गया था। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था और वहां से लेके 2014 तक में सब ठीक ठाक चल रहा था। 14 में क्या हुआ, यहाँ के एक जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था पेट्रो यानुकोविच। ये जो थे ये रूस के समर्थक थे। रूस कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि अमेरिका की एक चाल है, इन यूरोपीय यूनियन में शामिल करता है, उसके बाद उनको नाटो का सदस्य बना लेता है। नाटो के जितने देश हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं। अब उसमें सारे खतरनाक खतरनाक देश है, जैसे उसमें इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान इस साइड वाले नहीं है, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका वाले। उसमें फ्रांस भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है, अमेरिका, इटली, ये सब आ जाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में रूस ने मना किया यूक्रेन को जाने के लिए। हालांकि पेट्रो जो थे रूस के समर्थक थे, लेकिन जनता चाहती थी वो यूरोपीय यूनियन में जाए। ये लास्ट मोमेंट पर पेट्रो ने अपना डिसीजन बदला, जिस वजह से यूरोपीय यूनियन में
शामिल कराने वाली जनता जो थी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति का विरोध कर दी, जिस वजह से ये 2014 में भाग के यूक्रेन में चले गए, ये रूस में चले गए। और यहाँ एक सरकार आई जो इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने के लिए हामी भर दी, जिससे रूस नाराज होकर यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया अपने हमला करके ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ रूस को कि ये एजोव सागर पर कंप्लीट कब्जा हो गया रूस का, अपनी नौसेना से कब्जा कर लिया क्रीमिया का। क्रीमिया पर कब्जा जब हुआ 2014 में, पूरी दुनिया देखते रह गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया रूस के खिलाफ, और इस क्रीमिया द्वीप पर कब्जा हो गया। और नीचे जो काला सागर है, क्रीमिया के नीचे जो सागर है काला सागर, यहाँ पर इजिली रूस का वर्चस्व स्थापित हो गया। उस समय भी पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, और दुनिया के जो 8 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जिन्हें G8 कहा जाता है, नक्शा से देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बीच में 4 देश याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये याद रहेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। यूरोप में यही 4 फेमस देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। 2 ऐसे हो, 4 ऐसे हो गया, 2 इधर से रूस, जापान, और 2 इधर से कनाडा और अमेरिका। कनाडा, अमेरिका, रूस, जापान, और बीच में जर्मनी, यहाँ पे इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 8 देश थे G8। इसमें से 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया सब, तो G8 जो था वो बच गया G7। तो G8 अब नहीं रहा, क्रीमिया की वजह से ही, यूक्रेन की वजह से ही ये मामला अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा विवाद हो रहा है। ये चलते आ रहा है, 2014 से ही चलते आ रहा है। तो वो हो गया G7 हो गया, जिसमें से रूस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा कि भैया हम लोग अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि यूरोप तथा अमेरिका का प्रभाव यूरोप में बढ़ने न दे। लेकिन तब गड़बड़ कब हो गया, जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 30 देश आ गए हैं, और ये 30 शक्तिशाली, कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जितने खतरनाक देश हैं सब हैं। और ये मेनली रूस को काउंटर करने के लिए। और इस नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि नाटो के 30 देश किसी को मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 30 में से किसी एक को अगर कोई दूसरा देश मारेगा तो 30 मिल के मारेंगे। अब बताइए, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है। तो यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य बनेगा, अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है। अब बताइए, कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है और उसके सीधाने ले आके दुश्मन को बैठाए, और एक दूगो ने पूरा ग्रुप के दुश्मनों को बैठाए। अब अमेरिका यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा, तो हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। अब पूरे 30 मिलकर मारेंगे, तो अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जब फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने। बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है, ये जरूरी है। अब देखिए, नाटो में इतने देश हैं, ये जितने रेड कलर के हैं सब नाटो के देश। अब आप ही बताइए, यहाँ पर रूस है, रूस के सीधाने इतने दुश्मन देश है। रूस अगर इनमें से किसी एक को मारेगा ना तो ये सब मिलकर मारेंगे। तो रूस को तो पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान है नाटो वालों का। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने क्या किया, एक तो 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया। क्रीमिया पे हड़पने के कारण ये एजोव सागर पूरी तरह से रूस के कब्जा में आ गया। इसके बाद यहाँ डोनस तथा लुहांस, ये 2 शहरों को, 2 जगहों को विद्रोहियों को खड़ा किया और अपने सैनिकों को यहाँ भेज दिया। और वो सैनिक जो थे वो सादी वर्दी में थे और विद्रोह कर दिए, और कहें, और रूस ने इसको मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है और इन अलग देश है, और यहाँ अपनी पूरी तरह सेना उतार दिया। इसमें पूरी तरह रूस की सेना आ गई। यहाँ रूस की सेना पहले से थी। रूस बहुत ही सावधानी से चल रहा था। ये ऊपर का देश है बेलारूस, यहाँ रूस अपनी पूरी सेना भरे हुए हैं ताकि इधर से हमला करना होगा तो कर ही देगा। ये रूस है, इधर से हमला आराम से कर देगा। और यहाँ से तो रूस घुस ही चुका है, क्रीमिया में पहले से कब्जा किया था। ये नौसेना लगा के यहाँ से चल जाएगा, चौतरफा हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर रूस। यूक्रेन को ये समझना चाहिए, आने वाले खतरों को भांपना चाहिए। दूसरे के दम पर आप किसी ऐसे आदमी से अब खतरा नहीं मोल सकते हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, तो ये अमेरिका तरह की प्रतिबंध लगाएंगे। नाटो का धमकी दे रहा है इसको, भैया नाटो का अगर सदस्य बन जाएगा यूक्रेन तब तो बवाल हो जाएगा वहां पर। यहाँ 2 एरिया जो है उस पर रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लुहांस और डोनेट्स्क। इसे डोनबास रीजन भी कहा जाता है। अब इस पे इजीली रूस क्या करेगा, यहाँ से हमला कर देगा। अब आप कहेंगे यूएनओ ने क्यों कुछ नहीं किया, तो यूएनओ को अमेरिका ने खुद एक ऐसा कठपुतली बनाया है कि अमेरिका यूएनओ का यूज करके किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आज उसी का फायदा रूस उठा लिया। कैसे उठाया समझिए ध्यान से।
यूएनओ का एक नियम है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई देश से कोई छोटा सा राज्य टूटकर अलग होना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता है, और अगर वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो पड़ोसी उस पर मदद के लिए जा सकता है। नहीं समझे? अब समझिए कैसे होता है। ये रूस ने इन 2 देशों को मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है, अलग देश है। और आर्टिकल 7 यूएनओ का कहता है कि किसी भी देश की मदद के लिए दूसरा देश आ सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र देश की मान्यता दे दिया, यहाँ किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठा दिया और उसने लेटर लिख दिया किसको? रूस के राष्ट्रपति को कि हमें सैन्य मदद दीजिए, और इसके सैन्य मदद के आधार पर इस पर हमला कर दिया यहाँ पर, और कह रहा है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। युद्ध है नहीं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। यही तो किए थे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, यही तो अमेरिका ने किया था इराक में, यही तो अमेरिका ने माली में किया, यही अमेरिका ने सीरिया में किया, यही अमेरिका ने लीबिया में किया, यही अमेरिका मिस्र में किया था, यही अमेरिका वियतनाम में किया था, यही अमेरिका कोरिया में किया था। तो जब अमेरिका करेगा तो गलत नहीं है, रूस कर दिया तो गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 17 यूएनओ में कोई भी चीज बर्बाद, यूएनओ क्या कर पाएगा? एंटोनियो गुटेरेस फिलिस्तीन पिटाता है, क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ है, क्या कर लिया इन लोगों ने? तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे थे, क्या कर लिया इन लोगों ने? ये कुछ भी नहीं है। यूएनओ मतलब कुछ नहीं, तमाशा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए कह रही थी 16 फरवरी को सुबह 5 बजे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। अरे बैल है ये रूस, जब तो बता के हमला करेगा। उस दिन हमला करना भी रहता तो नहीं करता, पहले से पता। तो रूस ने क्या किया? उस दिन पीछे हट गया। पीछे भाई, समुद्र की लहरें अगर पीछे हटती हैं तो सुनामी की पहचान होती है। गधों को लगता है कि पीछे जा रहा है वहां पे। देखिए इसमें क्या था कि चीन का रूस से काफी अच्छा संबंध है। रूस चीन के बुलावे पे गया था वहां ओलंपिक के उद्घाटन पे, और जाते ये कह दिया कि ताइवान चीन का भाग है। तो सोच सकते हैं रूस और चाइना में कितना अच्छा संबंध है। रूस से चाइना ने कहा था कि ओलंपिक हो जाने दो, विंटर ओलंपिक। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को खत्म हो गया, इस दिन लास्ट हो गया। और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 स्वतंत्र देशों की घोषणा कर दी। अब समझिए ये स्वतंत्र देश की घोषणा क्यों की गई है? ताकि यूएनओ का आर्टिकल 7 का प्रयोग किया जा सके। और 23 तारीख को उन स्वतंत्र देशों ने लेटर लिख दिया पुतिन को कि हमें सेना की मदद किया जाए। और 23 तारीख को पुतिन ने क्या कर दिया? सेना से हमला कर दिया। ये युद्ध है ही नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। किसके वजह से? यूएनओ के आर्टिकल 7 की वजह से। इस हिसाब से हम लोग भी पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। किस तरह से? वहां पर जो बलूचिस्तान है, वहां के लोग अगर लिख के दे देते हैं कि हमारी मदद कीजिए, तो हम लोग भी मार सकते हैं। आज यूएनओ क्या कहता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी हिसाब से यूएनओ चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमला यहाँ पर तेज कर दिया गया। रूस ने इसके ऊपर हमला कर दिया यूक्रेन पर। हालांकि जब यूएसएसआर का हिस्सा था तो यूक्रेन का काफी विकास किया था रूस ने। अब देखिए कैसे, ये है आपका यूक्रेन। यूक्रेन का काफी विकास किया था। जितने भी उस समय के जहाज बनते थे, मिग 21, आज भी मिग 21 यूक्रेन में ही बनता है। जितने पानी वाली जहाजें रूस के यूएसएसआर के समय बनी, सब यूक्रेन में। यूक्रेन के लोग आज इसको बनाना भूल गए हैं। हाल ये हो गया है, जब यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो यूक्रेन के इंजीनियर जहाजें बनाना भूल गए थे। तुर्की को बोले कि हमारे लिए जहाज बना दो। तो ये तो यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन में काफी विकास किया था। यूक्रेन में ही प्रीपेड शहर बसाया गया था, जहां चेर्नोबिल दुर्घटना हो गया था 1986 में, परमाणु दुर्घटना। उसकी राजधानी कीव के पास है। तो यूक्रेन में कोई भी देश इतना ज्यादा लगाव रखेगा और वो देश दूसरे देश को कहेगा कि नाटो सेना यहाँ लगाओ, तो भड़कबे करेगा। यूक्रेन में आज भी 30% लोग रसियन भाषा बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन के लोग तो इजीली मान लेंगे कि वो रसिया के हैं, और रसिया इसको छोड़ेगा भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। यूक्रेन जो है आज भी जो सेना के हथियार बनते थे, टैंक वगैरह, वो रूस यूक्रेन में बनाता था, क्योंकि वो चाहता था कि 15 देश खुल के रखें। आज भी पाकिस्तान के टैंक जो है वो यूक्रेन के ही बने हुए हैं। यूक्रेन जब 1991 में यूक्रेन और 15 देश से टूटे थे यूएसएसआर से, तो यूक्रेन के पास लगभग 200 परमाणु बम थे। 1996 में एनपीटी के समझौते के तहत यूक्रेन ने अपना 200 परमाणु बम वापस दे दिया। किसको? रूस को दे दिया। अगर ये परमाणु बम नहीं दिया रहता ना, तो ये मामला कुछ और रहता। समझ गए? तो ये परमाणु बम कितने शक्तिशाली है। कोई भी परमाणु संपन्न देश पर हमला नहीं करता है। सारा मामला 2014 से गड़बड़ाया था, जब नाटो और यूरोपीय यूनियन ने एंट्री किया था। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत जो है वो गैस और पेट्रोलियम है। वो गैस की सप्लाई करता है। अब गैस सप्लाई पाइपलाइन से होती है, छोटे छोटे सिलेंडरों में नहीं होती है, और वो पाइपलाइन यूक्रेन के होते हुए यूरोप में जाती है। इससे अब क्या है कि देखिए ये यूक्रेन का नक्शा, इसमें इतनी सारे पाइपलाइन जा रही हैं। अब यूक्रेन ने 2014 में नाटो के दबाव में आके कहा कि तुम अगर इधर से पाइपलाइन ले जाओगे तो हमको सालाना $33 बिलियन पैसा दो। तो रूस ने कहा ठीक है दे देंगे। तो ससुरा $33 बिलियन तुम पैसों वो लोगे और नाटो में शामिल भी हो जाओगे, यूरोपीय यूनियन में शामिल भी हो जाओगे, और रूस से संबंधों नहीं रखोगे। तो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है ना, पानी में उतर के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो मर के आइएगा।
इसी बीच मेरा चचवा पहुंच गया रूस में। अब बताइए बेशर्मी की हद होती है कि रूस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और ये जाके 10,000 करोड़ रुपया कर्जा मांग रहा था कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाना है, बिछा दीजिए। रूस भगा दिया इसको। जैसे ये कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपया मदद चाहिए, उसी समय रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब बताइए कोई गधा भी विद्या मतलब इतना बड़ा ये प्रधानमंत्री होके गलती किया जितना हमारा कोई विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। रूस देखिए इसका सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है पाकिस्तान का वो यूरोपीय यूनियन से होता है या अमेरिका से होता है, इन देशों से होता है। इसे आर्थिक मदद में आईएमएफ देती है, वर्ल्ड बैंक देती है, जापान देता है, जो सब अमेरिका के फेवर में है। फिर भी ये अमेरिका के खिलाफ केवल जा रहा है मीटिंग करने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो बाइडेन ने जब से शपथ लिया इसको फोन नहीं किया है, तो उनको जलाने के लिए गया था। अरे गधा कहीं का, ये सास बहू का झगड़ा हो रहा है क्या कि तुम जलाने के लिए गए थे? 10,000 करोड़ गए थे मांगने, अमेरिका ने इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया 4 अरब डॉलर का पेनाल्टी ठोक दिया इनके ऊपर। बहुत अच्छा हुआ, एक वो हाथ मिलाने गए थे, हो गया यहाँ पर कांड हो गया। और दूसरा एफएटीएफ में अब ये ग्रे लिस्ट से चल जाएंगे ब्लैक लिस्ट में। जिस दिन ब्लैक लिस्ट में चल जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे वहां पे। आज भी पाकिस्तान में 12,000 रुपये का गैस सिलेंडर पड़ रहा है। 12,000 रुपये में गैस सिलेंडर पड़ रहा है। जिस दिन ये एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जाएंगे ना, उस दिन ये 20,000 चल जाएगा। आईएमएफ पर अमेरिका का दबाव है, वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का दबाव है। अमेरिका घुसिया गया है ये मीटिंग देखकर कि चोट्टा तुमको इसी बीच में जाना था। यहाँ पर कौन गधा है रे तुम्हारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार? ओकरा कोनो बुद्धि नहीं है क्या? इतना बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। इसने क्या किया है? ताड़ को लाल कपड़ा दिखाया। मिला क्या है इसको कि रूस ने, राष्ट्रपति ने कहा था कि जो हमारे पास आएंगे उनको कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। दुनिया का सबसे महंगा टेस्ट इन्हीं का हुआ है। गए हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराए हैं, हाथ मिलाए हैं, मिला कुछ नहीं है। उल्टे 4 अरब रुपया का इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया। यानी आरटीपीसीआर का रेट इनका 4 अरब डॉलर बन गया। अरे यार, तुम्हारे देश की जनता सुन रही, तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया बताने वाला नहीं है क्या? टीचर उचर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तो इसको 2-4 हाथ देने लायक है। तो बिगड़ गया है मेरा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि यूएनओ में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत 2 साल के लिए यूएनओ के अस्थायी सदस्य है यहाँ पर। अब इसमें भारत ने वोट ही नहीं दिया, कहा कि ना हम रूस की ओर से ना यूक्रेन की ओर से। तो रूस ने कहा थैंक यू भैया, तुमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे। यूएई ने कहा हम भी नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है ये तुम काहे लिए ऐसा बोल रहा है? अब यूएई ऐसे अरब देश ज्यादातर अमेरिका के फेवर में होते हैं, फिर भी यूएनओ में अरब देश ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो समझिए इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए सऊदी अरब, यूएई जो है यहाँ पर स्थित है। यूएई के नीचे यमन है। यमन में हैती विद्रोही हैं सब, और इन विद्रोहियों को ईरान का साथ प्राप्त है। अगर यूएई रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस की दोस्ती है ईरान से, वो ईरान को फोन करेगा, ईरान हैती विद्रोहियों को फोन करेगा, हैती विद्रोही यूएई को बजा देगा सब पकड़ के। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान के पास भी पेट्रोलियम है, रूस के पास भी पेट्रोलियम है और यूएई के पास भी पेट्रोलियम है। इन्हें दोस्तों को साथ में रख के पेट्रोलियम के लेवल को, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि इजराइल यहां पर सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दे ताकि रूस का ध्यान भटक जाए, लेकिन इजराइल ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है, और यहां से अगर इजराइल को आगे बढ़ना होता है तो रूस से परमिशन लेना होता है। और अगर रूस से दुश्मनी लेगा इजराइल अमेरिका के चक्कर में आके, तो रूस इनका भी उपाय कर देगा। सीरिया के बगल में है लेबनान में हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल की दुश्मनी है ईरान से। रूस कहेगा ईरान को कि तुम अपना सारा आतंकवादियों का हथियार सीरिया में भेजो। अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, और लेबनान में उस हथियार को लेगा हिजबुल्लाह, और वो मारेगा इजराइल को। तो इजराइल ने कहा कि देख भैया, रूस जो है ना सबका उपाय रखा है। इस मिडिल ईस्ट में कोई क्यों चाहे करता है ना, तो रूस सीधे किसको करता है? ईरान को करता है, और ईरान सबको कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी ज्यूज यानी यहूदी हैं, और इजराइल भी यहूदी है। अब ये उसका मदद नहीं कर रहा, क्योंकि भैया देश सर्वोपरि होता है, अपने देश को काहे लिए हम रिस्क में डालेंगे? हर देश में यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो EU तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहाँ के लोगों को सफर करना पड़ता है। वहाँ के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावना, इज्जत करते हैं उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहाँ पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहाँ पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। ये, और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है,
लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर यूक्रेन आज आँसू नहीं बहाएगा, तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आँसू बहाने पड़ेंगे। क्योंकि नाटो धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की ज़रूरत क्या है? आप 15 30-30 देश मिलके किसी को मारेंगे यहाँ पर। तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटालिटी होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियाँ कहाँ सही जा रही हैं। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था। हम लोग भी चाहते तो पाकिस्तान पे हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पे हुआ था। हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते। लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। धीरे-धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है? वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करें। अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं, इसे वापस ले जाए। ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है? वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए हैं यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहाँ से यहाँ ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा। नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइंड तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से, यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया है, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड लगते हैं। आप अगर ध्यान देते होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो IFSC कोड लगा होगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये IFSC कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहां से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय IFSC कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए IFSC कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने
यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा, लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना न डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है, ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह के न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसके पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पैरासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट, यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटका है दूसरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है। ये किसी के नहीं होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं? इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमारे ब्याह में आना, तू कह रहा है हमारे ब्याह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने ब्याह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने ब्याह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा।
2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को, हम कुछ करे, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इससे यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है? जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा रूस से। क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो? तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिद पालने से कोई खास फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूक्रेन को हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए। आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया? यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो तोड़ो छोड़ देंगे। क्या कर लेंगे लोग ये रूस का? दूसरा, बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है बाबू वो आ चुका है। बीपीएससी और एनटीपीसी रेलवे जितना चीज है इसका प्रैक्टिस सेट है, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके एग्जाम में जो मेरिट से छटते हैं लोग, वो लोग इस वजह से नहीं छटेंगे। और इकोनॉमिक्स के बैच बहुत देर से अटके हुए थे, अब वो 3 जनवरी से इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। यहाँ 3 जनवरी का है, 3 मार्च को सुबह 9 बजे इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। इसमें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, लोच वगैरह सब चीज बता देंगे आप लोगों को। आई होप आप ये सब चीज समझे होंगे। भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई भी चीज बदल सकता है। हमारी जरूरत है तो ही हम लोग काम आ सकते हैं दूसरे के लिए। आई होप आप समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो आपने खान सर का देख लिया। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अफसोस है कि हमारा एक इंडियन भाई वहाँ पे शहीद हो गया यूक्रेन में। फायरिंग में हुआ है। बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, उसने मार दिया। लेकिन जो मेरे को लगता है, जो मेरे को सही न्यूज़ लगी है वो ये है कि वो ऊपर खाना लेने अपने स्टोर पे गए थे लाइन में, तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हो गई है। तो वहाँ पे वो अपने भाई इंडियन शहीद हो गए हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है यार। हमारे इंडियन भाई भी हो रहे हैं वहाँ पे, जो यूक्रेनियन हैं वो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जब लड़ाई वगैरह होती है तो हो जाता है। तो अब दूसरी बात ये रही है कि आपको याद होगा जो मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो बनाई थी, खान सर की वीडियो तब आई नहीं थी, तो आपने देखा होगा कि सेम टू सेम मैं भी यही चीज़ें बोल रहा था कि एहसान 71 का। ठीक है, अब मुश्किल ये हो जाती है कि हम जो अमेरिका के साथ हमें चाहिए, अमेरिका का भी साथ चाहिए क्योंकि हमें काउंटर करना है उसको, चाइना को, और रशिया का भी साथ चाहिए क्योंकि रशिया से हमारे पुराने संबंध है और पुराना दोस्त कभी हम छोड़ नहीं सकते कि आप किसी नए के लिए छोड़ दो। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है, जो फिर वो अपना यूक्रेन का है, उसने हमें हिस्ट्री का हवाला दिया है कि बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, जो भी उसने बोला है। तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब जो यूएन में वोटिंग होनी है वो 193 कंट्रीज़ की होनी है, जो हमारा अग्नि परीक्षा है इंडिया की। देखो, गवर्नमेंट, हम जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तगड़े बंदे बैठे हुए हैं, जहाँ पॉलिसी मेकर होते हैं वो बहुत समझदार सूझवान होते हैं। हम तो बहुत छोटे बंदे होते हैं, सिर्फ हम तो अपने वो करते हैं, वो इमोशन से नहीं बनाते। जो कोई कंट्री की होती है ना पॉलिसी, वो इमोशन से नहीं चलती। जैसे यूक्रेन इमोशनली बोल रहा है, उसका एम्बेसडर इंडिया में बैठ के, कि ऐसे अमेरिका रशिया कर रहा है जैसे मुगलों ने किया था इंडिया के साथ, राजपूतों को मारा था, ये वो जो भी उसने बोला है।
तो भाई मेरा तो मैंने यही बोला था, किसी के पक्ष का नहीं हूँ मैं लास्ट में भी बोला था कि हमें ना यूक्रेन से है लेना देना, हमें सिर्फ रशिया का है कि रशिया को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे गेम घुमा के हम अपना भी पक्ष रखें और अमेरिका की नज़रों में भी ना चढ़ें और अमेरिका से दूर बना हो। तो ये पॉलिसीज़ जो होती हैं इमोशन के बेस पे नहीं बनती। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी सेम टू सेम वही वीडियो जो आप खान सर ने बनाई है, तो मेरी तकरीबन 50% जो मेरी बातें हैं, 50% क्या, इसमें नया जानने को कई बहुत चीज़ें मिली हैं, ठीक है, आपको जो मैंने उसमें नहीं बताई थी, लेकिन जो वो ये बातें मेरे को ऑलरेडी मैंने पढ़ी हुई हैं कि रशिया के साथ कब कैसे देश जुड़े थे, कैसे टूटे थे, कैसे वो फिर यूएन में गया, कैसे उसका, तो उस बात में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि बेसिकली मेरा मुद्दा 98 का था उस टाइम का, और ट्वीट के रिगार्डिंग था, एक यूट्यूबर थे उनके रिगार्डिंग था। तो इसमें आपको अब समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, यूक्रेन से अब पाकिस्तान क्यों लेता है ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन बनाता है, यूक्रेन की दोस्ती है, हमें किसी की दोस्ती से कोई लेना नहीं होता। सबसे होता है कि विदाउट इमोशन हमें सोचना चाहिए कि हमारे, देखो इमोशंस होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जैसे आपके परिवार हो गया, फैमिली मेम्बर हो गए, ये ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग हमारे इमोशंस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसमें जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो चीज़ चलती है वो इमोशंस पे नहीं चलती, ठीक है, जैसे मशीन होती है या कंप्यूटर होता है, जैसे दो मशीनें हैं, दो रोबोट खड़े हुए हैं, वो इमोशंस नहीं होते हैं, उनका टारगेट होते हैं या फिर उनके अब जो उनका उनको दिया गया टास्क दिया गया वो टास्क के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इंडिया और रशिया और ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये इमोशंस पे नहीं चलती कि जैसे पाकिस्तान चलता है इमोशंस पे भी, ये मुसलमान, ये हमारे मुसलमान हैं, ये उनको इमोशंस में क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो कंट्री के रिलेशंस इमोशंस पे नहीं चलते, कंट्री के रिलेशंस चलते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे कि हमारे रिलेशंस ख़राब ना हो। तो इंडिया ने अब तक जो सबसे बेस्ट किया था कि किसी को नाराज़ नहीं किया, हाँ अमेरिका पाकिस्तान का था साथ दिया, ठीक है, लेकिन आज की डेट में हर एक, उस टाइम उसने साथ दिया, उस टाइम हमें बम भी मारना चाहता था, लेकिन आज वो बम नहीं मारना चाहता, आज वो करना चाहता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए आ गया। अगर वो इमोशंस में देखेगा कि इंडिया ने रशिया का साथ दिया था, हम नहीं अब इंडिया से बोलते, रूठ के बैठ जाते हैं, जैसे हम एक दूसरे से इंसान रूठ के बैठ जाते हैं, यार तूने मेरे ये काम नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई लोगों ये थी एक वीडियो जिसमें क्लियर बताया गया। अब ये कई बंदे इसको उल्टा ले लेंगे कि खान सर रशिया की फेवर कर रहे हैं, भाई रशिया की कोई फेवर नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये आपको फैक्ट्स बता रहे हैं कि हुआ क्या था हिस्ट्री में, हमारे साथ किसने क्या किया है, ठीक है। अब इन्होंने ये तो यूक्रेन का बताया नहीं कि यूक्रेन ने हमारे, ये भी बता दिया, वैसे मोस्टली इन्होंने सारी चीज़ें बता दी, यूक्रेन ने हमारे 370 पे किया। अब चौका मारने का टाइम है, लेकिन चौका किस वे में मारना है, बॉल कौन सी आती है हमारी तरफ, ठीक है, वो स्पिन करेगा या फास्ट करेगा, वो उस हिसाब से ही चौका मारा जाएगा। अगर हम बॉल उसने की स्पिन और हम पेस बॉल समझ के उसको चौका मारेंगे तो विकेटें उड़ेंगी हमारी। तो इसमें इमोशंस खत्म हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें इमोशंस नहीं देखने होते, इसमें ये देखना होता है कि इस टाइम सिनेरियो क्या चल रहा है, हमें रशिया को, हमारा मेन मोटिव है रशिया को बचाना किसी तरीके से। अब इन्होंने सही बोला है, अगर किसी के दरवाजे पे, मैं भी आपको एग्जांपल दी थी कि चाइना अगर वहाँ पे किसी और पे आ जाए तो हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे अगर मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स मेरे, ठीक है। तो मेरा भी यही कहने का मतलब होता है, जो बंदा हम दिमाग से सोचोगे ना, तो यही होता है कि हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे ऊपर कोई हमला ना करे, ठीक है, हमें कोई घेरे ना। तो रशिया का इसमें स्टांस सही था, अगर वो मान जाते तो अमेरिका मान जाता, अमेरिका ने इसे अपने मतलब के लिए यूक्रेन का यूज़ किया और यूक्रेन वहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। यूक्रेन को चाहिए था उसको नेट यूरोपियन पार्ट बनना चाहता था, बन जाता, अपने बॉर्डर खुल जाते उनके, ठीक है, तजारत करता, उसको नेटो में पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, जबकि रशिया ने नहीं करना था हमला उस पर। और ये जो डिमांड अब रशिया ने रख दी है, क्योंकि रशिया अंदर घुस चुका है, ये जो डिमांड रख दी है, ये इसने अब रख दी है कि अपनी नेटो फोर्सेज फिर वहाँ से हटाओ, ठीक है, दूसरी कंट्री से भी हटाओ जो उसकी थी। तो वो ऑब्वियसली भाई डिमांड बढ़ जाती है। जब एक बार एक बंदा, मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं पहले आपको एक पॉइंट पे बोल रहा था कि नहीं करना, जब मैंने वो उस पर, अब मैंने एक कड़ा स्टांस ले लूँगा तो फिर मैं एक दो डिमांड और जोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने अपना नुकसान भी करवाना है, मेरे सोल्जर भी मर रहे हैं जैसे रशिया के हैं, ठीक है, सैंक्शन भी लगवा बैठा हूँ, तो अब मैं डिमांड ज़्यादा क्यों ना करूँ, या तो फिर वो होएगी या फिर ये जाएगा।
अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है, ठीक है, रशिया पीछे तो नहीं हटेगा, ये तो 110% है। अब जो पिछले जो हुई थी उसमें हमने अब्सटेन किया था, जिस जो 15 जो मेन मेंबर थे, नॉन परमानेंट मेंबर 10 और 5 जो थे परमानेंट मेंबर, तो उसमें वोटिंग हुई थी, बाकी कंट्री को किसी की वोटिंग नहीं हुई, ना किसी से सलाह पूछी गई है, ठीक है। तो उसमें रशिया ने अपनी वीटो मार दी, ठीक है। तो अब जो होगा, अब ये होगा कि इसमें जो होगा 193 का होगा, ठीक है। इसमें अब हमारी अग्निपेक्षा कि अब हम अब्सटेन करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं, वो विदाउट इमोशन अपने हित के लिए जो इंडिया के लिए करेंगे बेस्ट है, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो एक बात मैं और याद करा देता हूँ, आप कभी हिस्ट्री चेक करना, जितने वीटो इंडिया के लिए रशिया ने हमारे लिए किए ना, इंडिया के लिए यूएन में, उतने वीटो उसने अपने लिए नहीं किए कभी, और किसी देश ने किसी देश के लिए इतने वीटो नहीं किए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रशिया को हम ज़्यादा झुकाव इसलिए है, हाँ रशिया और चाइना का होता, या रशिया और अमेरिका का होता तो हम सीधा भी हो सकते थे, लेकिन अब रशिया और यूक्रेन का है, ठीक है, तो हमें कोई इसमें पंगा नहीं है। अपना यूएसए और चाइना का होगा तो ऑब्वियसली हम यूएसए का साथ देंगे, उसमें रशिया का साथ नहीं देंगे, उसमें रशिया कहेगा भी हमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यूएसए अगर उस पर चाइना पे कुछ करेगा तो हम हमेशा यूएसए का साथ देंगे, ये पॉलिसीज होती हैं, हम चाइना के साथ कभी नहीं देंगे, ठीक है। उसमें रशिया हमें नहीं बोलेगा। अब रशिया और यूएसए में चूज़ करना है तो हम रशिया को चूज़ करेंगे, अगर रशिया और चाइना का अड्डा पड़ता है तो हम फिर तो हम डायरेक्टली सीधा ही रशिया के साथ देंगे। ये समीकरण होते हैं, ठीक है, तो उस समीकरण को मिला के किया जाता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, तो ये सिनेरियो है कि जो बातें हैं वो हमें इमोशनली होके नहीं सोचनी चाहिए, किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हिस्ट्री में हमारे साथ हुई हैं, ठीक है। कि कोई किसी का साथ देता है, कोई नहीं देता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पॉलिसी हम खुद बनाते हैं, हमें किसके साथ चलना है, उसमें हमें क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो भाई लोग, लास्ट में मैं एंड में एक बात बता दूँ आपको, दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ कि अपना लाइव सेशन हो रहा है उस पर मेरे अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पे हो गए, मैं लाइव आऊँगा रात को 8 बजे 3 तारीख को। तो उसमें हमारे साथ जो हमारे यूट्यूबर हैं 2 और भाई हैं, वो भी मेरे साथ रहेंगे। तो उसमें जो हैं, एक तो हैं गौरव भाई, ठीक है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और हमारे रोस्ट एंड रिएक्ट हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो ये हमारे इवेंट के मेडिटोर्स होंगे, तो जो मेरे साथ देंगे। तो मैं जो नेशन फर्स्ट है चैनल, ये होस्ट कर रहा है इस लाइव सेशन को, तो आप सब लोग को वहाँ पे जुड़ना है। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ हम ये कर रहे हैं कि आप जब किसी के लाइव पे जाते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ चैट करने का मौका मिलता है, चैट करने का नहीं मौका मिलता है, इट मीन्स सिर्फ कमेंट करते हो आप, और कमेंट के रिप्लाई आते हैं। कई बार आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं आता, आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप उसका रिप्लाई करना चाहते हो, जब नहीं करना चाहते, जब कुछ और पूछना चाहते हो, तो शायद जो चैनल ऑन हुआ होता है, जो भाई ऑन होते हैं लाइव होते हैं, वो शायद आपको दूसरी बार रिप्लाई नहीं करता है। लेकिन जो हम ये वाला कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग रखा हुआ है हमने। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, हम आपको गूगल मीट पे लाइव चले जाना है, ठीक है, और हमारी गूगल मीट पे आपको लाइव हो जाना है। तो हम आपको लाइव गूगल मीट पे ले लेंगे, तो आपकी गूगल मीट पे जो फ़ोटो होगी वो आपकी आ जाएगी। अगर आप अपना लाइव आपको शो करना है कर सकते हो, नहीं अगर आपको फ़ोटो दिखानी है फ़ोटो लगा लो अपनी ईमेल के थ्रू, जो आपका लोगो होगा या फ़ोटो होगी वो आपकी फ़ोटो शो होगी उस पर यूट्यूब पे गूगल मीट पे। जो गूगल मीट का फ्रेम होगा वो हम स्ट्रीमिंग करेंगे उस पर यूट्यूब पे, नेशन फर्स्ट पे आपकी स्ट्रीमिंग होगी, जिस पे जितने भी व्यूअर्स होंगे, जितने भी सब कुछ सारे होंगे, वो आपको लाइव स्ट्रीम में आपका फ्रेम आएगा उस लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब पे। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। मैं लिंक उसका आपको दे दूंगा गूगल का, जब आप आ जाओगे तो मैं उसका जो जब आप लाइव स्ट्रीम होऊंगा, मैं उस पर क्या कहते हैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होऊंगा, तो उसके नीचे एक लिंक दे दूंगा मैं गूगल मीट का। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल मीट का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसी पे हो, पीसी पे भी चला सकते हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हो तो मोबाइल फ़ोन पे भी। आपको करना क्या है, जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है, और क्लिक करके उसमें अपना ईमेल आईडी डालना है। तो आपने उस पर कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन कर सकते हो, वॉइस ऑन करनी है आपने, मैं यहाँ से आप ऑफ़ कर लेनी है, जब ऑन कर लेनी है
उसके बाद आपने ज्वाइन का बटन दबा देना है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी उसी वक्त आपकी गूगल मीट पे कि आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं उसको ओके कर दूंगा, तो आप मेरे बॉक्स केयर में आ जाओगे। तो आपका जो जो फोटो होगी, जहाँ आप लाइव बैठे होगे, जो लाइव बात कर रहे होगे, तो वो आपकी स्ट्रीम हो जाएगी सीधी यूट्यूब पे। ठीक है भाई लोग, तो ये हम एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कल रात को, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, कल रात को 8 बजे आपको 3 मार्च 8 बजे आपको रात को हमारे साथ जुड़ना है। मीटिंग हम जैसे तो 2 घंटे 1 घंटे की मीटिंग है। मीटिंग काफ़ी टाइम जितने हमारी चल सकेगी हम चला लेंगे। अगर वैसे 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए रखी हुई है, 2 या 3 घंटे चलेगी। आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जो मीटिंग का हमने थीम रखा हुआ है वो हमने यूक्रेन पे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो उस पर आप अपने व्यूज़ भी यूक्रेन के बारे में कर सकते हैं, और आपके अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस स्ट्रीम पे जुड़िए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम फेस टू फेस बात भी कर पाएंगे, और आप सबको मौका मिलेगा बात करने का और आपके साथ जुड़ने का। तो हम वॉइस चैट भी होगी, वीडियो कॉल भी आपके साथ ही रहेंगे, तो वीडियो कॉल पे हम वहाँ पे मिलेंगे। तो यहीं तक थी वीडियो। बाकी जो अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे को वो उस पर टेलीग्राम पे भी कर सकता है। मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मैं आपको समझा दूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए। हम सब भाई मिलके, जो हमारे सोल्जर हैं इस वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, उसमें हम एक दूसरे के सोल्जर हैं, तो एक मीटिंग हो जाएगी हम सबकी। तो यही है हमारा आज यहीं पे एक वीडियो। मिलेंगे इस चैनल को, आपके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपने जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर नेशन फर्स्ट को स्प्रेड करो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम सबका साथ दे सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।